हेलो स्टूडेंट, मैं रामकेश। तो देखिए, आज से हम एक नया प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, द 10 मिनट शो। ये वीडियो रेगुलर ओनली 10 मिनट की रहा करेगी और 10 मिनट में एक टॉपिक अपन कंप्लीट किया करेंगे शॉर्ट नोट्स फॉर्मेट में। मतलब एक रिवीजन के तौर पे बहुत अच्छी क्लास रहेगी ये। तो आज जो हम 10 मिनट शो में पहला रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो सभ्यताओं से संबंधित है। आज हम सभ्यताओं का जनरल परिचय पढ़ेंगे और अगले दिन से एक सभ्यता का कोई, जैसे कालीगंगा हो गई और आहट हो गई, ये बड़ी बड़ी सभ्यताएं, इनका एक वीडियो एक सभ्यता का एक वीडियो बनाएंगे, अन्य सभ्यताओं को एक वीडियो में निपटा लेंगे सबको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। सबसे पहले मैं आपको देता हूँ इतिहास का परिचय। तो इतिहास के परिचय में देखिए, इतिहास का जो कालक्रम है, उस कालक्रम में इतिहास को तीन भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से भाग हैं? ऐतिहासिक काल, कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है, ये ठीक रहेगा। प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल या आधुनिक काल बोल सकते हैं, वर्तमान काल बोल सकते हैं। ये तीन कालों में इसको बांटा जाता है। सिंपल याद रखना है, प्राग ऐतिहासिक काल है, प्राग ऐतिहासिक काल के जिसके लिखित कोई साक्ष्य नहीं मिलते, जिसके लिखित में कोई साक्ष्य नहीं मिलते, और जिसे के केवल पुरातात्विक साक्ष्य हैं। मतलब कुछ इतिहास लिखा नहीं गया है, केवल और केवल पुरातात्विक साक्ष्य। वो कौन सा काल है? प्राग ऐतिहासिक काल। इस प्राग ऐतिहासिक काल को एक और नाम बोल सकते हैं अपन, पाषाण काल। क्या बोल सकते हैं? पाषाण काल भी बोल सकते हैं। दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल वो काल है जिसके लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उनको अपन पढ़ नहीं सकते। मतलब जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि तो मिली है अपन को, लेकिन हम उस लिपि को पढ़ नहीं सकते। तो आदि ऐतिहासिक काल वो काल है जिस काल में लिपि मौजूद थी लेकिन वो अपनी समझ में नहीं आई। ऐतिहासिक काल वो है जिसके लिखित साक्ष्य भी हैं और जिनको हम पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब चलिए, अब वो तो हो गया एक जनरल परिचय। यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। ये है अपने राजस्थान के संबंध में, विशेष रूप से अपना राजस्थान हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो राजस्थान के संबंध में विशेष रूप से यहाँ से अपनी मोस्टली क्लास स्टार्ट होती है। सबसे पहले टॉपिक है अपना राजस्थान की प्राचीन संस्कृति एवं सभ्यता। इन संस्कृति एवं सभ्यता में जो पहली लाइन आपको याद रखनी है वो रखनी है, राजस्थान में जो पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया था उसको प्रारंभ करने वाले कौन थे? तो CL कार्लाई। CL कार्लाई इनको प्रारंभ किया था। और कब प्रारंभ किया था? 1871 में। उसके बाद में राजस्थान में जो पुरातात्विक विभाग बनाया गया था, पुरातात्विक एवं संग्रहालय विभाग बनाया गया था, वो विभाग कब बनाया गया? 1950 में। और कहाँ बनाया गया? जयपुर में। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी। 3 भागों में बांटा जाता है, ये मैं आपको बता के आ गया हूँ पहले, वही है, बस नाम चेंज है। पाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल, ताम्र पाषाण या कांस्य युगीन, जहाँ पत्थर के साथ साथ तांबे और कांसे का उपयोग होने लग गया, और लोह युगीन, जहाँ लोहे का प्रचुर मात्रा में उपयोग किया जाने लगा। अब हम एक एक करके एक काल को पढ़ते हैं। पाषाण काल कौन सा काल है? पाषाण काल। और ये जो पाषाण काल है, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में। पाषाण काल को हम कितने भागों में बांट रहे हैं? 3 भागों में। पहला भाग कौन सा है? पुरातात्विक, पुरापाषाण काल। पहला भाग कौन सा है? पुरापाषाण काल। और पुरापाषाण काल की राजस्थान में महत्वपूर्ण कौन से स्थल हैं? वो 2 स्थल हैं। कौन कौन से? उनकी खोज करने वाले थे C.A. हैकेट, और C.A. हैकेट ने 1870 ईस्वी में जयपुर और इंद्रगढ़ पड़ता है बूंदी में, इस 2 जगह से पुरापाषाण काल के साक्ष्य का उत्खनन किया। और उनको यहाँ से उत्खनन में मिला था आपका हैंडेक्स। क्या मिला था? हैंडेक्स, हस्त कुठार।
और जो पुरापाषाण काल के राजस्थान में अवशेष मिलते हैं वो चंबल और बनास नदियों के किनारे मिलते हैं। कौन कौन सी नदियों के किनारे मिलते हैं? चंबल और बनास नदियों के किनारे मिलते हैं। नेक्स्ट दूसरा है मध्यपाषाण काल। दूसरा कौन सा है? एक सेकेंड। दूसरा है मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल को अपन कहते हैं माइक्रोलिथ या लघु पाषाण युग भी कहते हैं। मध्यपाषाण काल को क्या कहते हैं? माइक्रोलिथ बोलते हैं या फिर लघु पाषाण युग, क्योंकि इस काल में छोटे छोटे पत्थरों के औजार थे, उनका जो साइज था वो आकार में छोटा हो गया, इसलिए इसको क्या कहा जाने लग गया? माइक्रोलिथ। इसके अवशेष कहाँ कहाँ से मिले हैं? तो पश्चिमी राजस्थान में लूणी नदी, दक्षिणी राजस्थान में बेड़च नदी और विराटनगर, ये तीन जो जैसे लूणी नदी के किनारे कहीं कहीं मिले हैं और बेड़च नदी के किनारे मिले हैं, और तीसरा स्थल कौन सा अपना? विराटनगर, जो वर्तमान में कोटपुतली व रोड में। और इस युग में गुफाओं में शैल चित्र बनाए जाने लगे। यानी गुफाओं में शैल चित्र कौन से युग की महत्वपूर्ण विशेषता है, ये पूछा जा सकता है आपसे। तो ये एक मिनट थोड़ा सा विशेष रूप से याद रखना है, ये आपको पूछा जा सकता है कि गुफाओं में शैल चित्र किस युग की महत्वपूर्ण विशेषता है। तो कौन से युग की है? मध्यपाषाण काल की। हालांकि मध्यपाषाण काल आएगा ही नहीं, ओनली पाषाण काल आएगा, फिर आपको याद रखना है। तब कौन सा याद रखना है? मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल के और कौन कौन से स्थल हैं? तो एक स्थल है बागौर। बागौर कौन सी सब नदी के किनारे? कोठारी नदी के किनारे। यहाँ पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं और आदिम संस्कृति का संग्रहालय बोला जाता है। ये बागौर में जो 3 लाइन मैंने लिख रखी हैं, ये तीनों लाइन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको याद होनी ही चाहिए ये तीनों की तीनों लाइन। बागौर भीलवाड़ा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है। और भीलवाड़ा में क्या क्या याद रखना है इसमें आपको मैं बता दे रहा हूँ। एक मिनट में थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लूँ, ये ठीक है। बागौर कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा। कई बार पूछा गया है। कोठारी नदी के किनारे। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? बागौर में मिले हैं। और ये आदिम संस्कृति का संग्रहालय। एक और तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में पाषाण काल के पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, या राजस्थान में पाषाण काल के पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो भी अपने कहाँ से हैं वो? बागौर से। चलिए नेक्स्ट। और कौन कौन से स्थल हैं देखिए। एक तो वो बागौर हो गया, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं वापस से, बागौर। बागौर हो गया। बागौर के बाद में एक हो गया गरदड़ा। गरदड़ा पड़ता है बूंदी में। और यहाँ गरदड़ा बूंदी से क्या मिला है आपको विशेष रूप से याद रखना है। देश में प्रथम रॉक पेंटिंग कहाँ से मिली है? पत्थर की जो पेंटिंग है वो कहाँ से मिली है? गरदड़ा बूंदी से। और दूसरा है आलनिया कोटा। ये 3 जो स्थल हैं ये मध्यपाषाण काल के स्थल हैं या माइक्रोलिथ के स्थल हैं। महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं? बागौर हो गया, गरदड़ा हो गया और आलनिया। उम्मीद करता हूँ आपको याद रहेंगे। नवपाषाण काल में मानव ने क्या किया था? तो नवपाषाण काल में मानव ने कृषि कार्य और स्थायी जीवन बसना प्रारंभ कर दिया था। ये देखिए, ये मानव कृषि कर रहा है, ये मानव ने कृषि कार्य करना प्रारंभ कर दिया। और यहाँ देखिए, ये मानव स्थायी बसावट यानी गुफा और कंदराओं में मानव रहने लग गया था। कौन से काल में? नवपाषाण काल में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल का मतलब क्या है? तो ताम्रपाषाण काल का मतलब है कि जिस युग में लोग पत्थर के साथ साथ तांबे के उपकरणों का उपयोग करने लग गए, दोनों के साथ, यानी तांबे के भी उपकरण चल रहे हैं और पत्थर के भी उपकरण चल रहे हैं, वो कौन सा काल हो गया? ताम्रपाषाण काल। और उसी काल को क्या बोलते हैं अपन? कांस्य युग। इस काल के
हालांकि मैंने यहाँ पे शॉर्ट में स्थलों के नाम लिख रखे हैं, अपन व्याख्या लास्ट में पढ़ेंगे इनकी। तो कौन कौन से स्थल हैं आपकी, कालीबंगा हो गया, पीलीबंगा हो गया और रंगमहल हो गया, ये कहाँ है, हनुमानगढ़ में। सोथी सभ्यता बीकानेर, बरौर, इनमें से कई याद रखना है स्थलों को, क्योंकि क्या है कि स्थल का नाम दे के पूछ लेता है इनकी लोकेशन क्या है। तो बरौर हो गया श्रीगंगानगर, और श्रीगंगानगर में भी बात करें तो ये अनूपगढ़ में पड़ता है। हालांकि अनूपगढ़ पहले जिला बना दिया था, वापस से कैंसिल कर दिया है। तो बरौर कहाँ पड़ता है, श्रीगंगानगर में। बनास संस्कृति, आहड़ संस्कृति उदयपुर में, गिलोंड राजसमंद में, बालाथल उदयपुर में, और गणेश्वर नीम का थाना। पहले नीम का थाना अलग जिला बना दिया था और अब अपना वहाँ के वहीं वापस सीकर में। तो उम्मीद करता हूँ ये स्थल आपको याद रह जाएंगे। ये कौन से युग के स्थल है, ताम्रपाषाण काल के। उसके बाद में तीसरा है लोह युगीन। लोह युग का प्रारंभ कब से माना जाता है, 600 ईसा पूर्व से। कब से माना जाता है, 600 ईसा पूर्व से। और 600 ईसा पूर्व में इस युग में जो लोह युग की विशेषता है वो क्या है, चित्रित स्लेटी रंग के मृदभांड। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि चित्रित स्लेटी रंग के मृदभांड कौन से युग की विशेषता है। तो किस युग की विशेषता है, लोह यौगिक की। कौन सी युग की विशेषता है, लोह यौगिक। और लोह यौगिक सभ्यता के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं राजस्थान में, वो कौन कौन से हैं। एक तो आपका सोनारी, कौन सा है, सोनारी। जो नीम का थाना जब अलग जिला बनाया गया था तो उस टाइम पे नीम का थाना में आ गई थी, तो किसी किताब में नीम का थाना भी लिखा मिल सकता है आपको, लेकिन वर्तमान में नीम का थाना कैंसिल कर दिया है जिला। तो फिर कौन से जिले में, झुंझुनू में। सोनारी सभ्यता कहाँ स्थित है, झुंझुनू में। और ये लोहगीन सभ्यता है। और सोनारी सभ्यता में भारत में प्राचीनतम लोह गलाने की भट्टी मिली है। भारत में प्राचीनतम लोह गलाने की भट्टी कहाँ मिली है, सोनारी सभ्यता में। रेड टोंक में बड़ी संख्या में लोह के उपकरण मिले और सिक्कों का भंडार मिला है, तो इस कारण इसका एक नाम पड़ गया भारत का प्राचीन टाटानगर। तो भारत का प्राचीन टाटानगर कौन सा है, रेड। रेड कहाँ पड़ता है, टोंक में। नेक्स्ट जो लोहगीन सभ्यता है वो कौन सी है, नोह। नोह कहाँ पड़ता है, भरतपुर में। और यहाँ नोह भरतपुर से 5 संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। ये विशेष रूप से आपको याद रखना है कि 5 संस्कृतियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं। 5 संस्कृतियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं, ये आपको याद रखना है। 5 संस्कृतियों के अवशेष कहाँ से मिले, नोह भरतपुर से। एक नोह भरतपुर से क्या मिला है, जाख बाबा की प्रतिमा। कौन सी प्रतिमा मिली है, जाख बाबा की प्रतिमा, जिसे यक्ष प्रतिमा भी बोलते हैं। ये लोह युग की प्रतिमा, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट लोह युगीन स्थल कौन सा है, वैराट, जो कोटपुतली वैरोड में। पुरानी किताबों में जयपुर लिखा मिलेगा आपको, अभी कौन से में, कोटपुतली वैरोड जिला। एक सभ्यता है जोधपुरा। जोधपुरा देख करके आप ये मत समझ लेना कि जोधपुर में, ये जोधपुरा जो जगह है वो कहाँ पड़ती है, जयपुर में। तो ये लोह युगीन सभ्यताओं के स्थल हैं। नेक्स्ट ये कालीबंगा है। देखिए कालीबंगा इस तरह से बढ़िया तरह से लिख रखी है। अपन इसके बारे में कल वीडियो बनाएंगे। आज 10 मिनट में अपने जो पाषाण काल है, ताम्र पाषाण काल है और लोह युग है, उसका परिचय किया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।